मैंने तीसरी बेटी जनी तो मेरा शौहर मुझे तलाक देकर चला गया। मेरी आमदनी का ज़रिया भी कोई ना था कि अपना पेट पाल लेती। मैं बहुत परेशान थी। नौकर को घर से निकालने लगी तो वो बोला, बेगम साहिबा मुझसे शादी कर लें, मैं आपकी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। अचानक मेरे जहन में एक आइडिया आया और नौकर के सामने शर्त रख दी कि अगर तुम मुझे रोज़ाना 50,000 रुपये दो तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। वो खुशी खुशी मान गया। अब वो रोज़ाना मुझे 50,000 ला कर देता। मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्या काम करता है। कुछ पूछती तो वो गड़बड़ा जाता। एक दिन चुपके से इसका पीछा किया तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो अपना नर्स ने मेरे कान में आकर बताया कि आपने इस बार भी बेटी जनी है। ये खबर सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। दिल में ख्याल आया कि काश मेरी ये बच्ची मर जाए। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरा दिल इस लम्हे यही चाहता, क्योंकि मुझ पर तो माशरे का बहुत बोझ था, इतना बोझ कि चाहकर भी सह नहीं सकती थी। मैं नहला से फ़रार चाहती थी। फ़रार क्या था, अगर मेरी तीसरी बेटी मर जाती तो मैं अपने शौहर से मोहलत मांग लेती। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर और सास तन फन करते हुए मेरे पास चले आए। मेरी सास बोली, बहुत मुबारक हो बहू, तुमने तीसरी बार भी बेटी ही जनी है। मैंने तो बहुत कहा था हमाद को कि तलाक दे दो इस करम जली को, मगर वो तो तुम्हें मोहलत देना चाहता था। खैर, मैं एक बार लिख कर दे देती हूँ, अगर हमाद तुम्हें 10 बार भी मौका दे दे तो तुम 10 बार बेटी ही जनोगी। मैं चुपचाप रहम तलब नज़रों से अपने शौहर की जानब देख रही थी, मगर इस वक्त उसके चेहरे पर बेइंतहा सफाकी तैर रही थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह मेरा शौहर इंतहाई कदम उठाने से रुक जाए। हम्माद बोला, मानो तीसरी बेटी तुम ही को मुबारक हो, और हाँ, मैं तुम्हें तलाक देकर खुद को तुम जैसे मनहूस औरत से आज़ाद करवाता हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारी ढेर सारी बेटियां जाने। आज मेरा ज़िम्मा ख़त्म हो गया। मुझे इस वक्त रोना नहीं आया था। मैं दिल बड़ा करके बोली, तलाक दे दो, मगर उन बेटियों का नानो नफ़का अब भी तुम्हारे ज़िम्मे है, क्योंकि तुम बाप हो इनके। हम्माद हंसकर बोला, खर्चा? चलो तुम मुझसे अपनी बेटियों का खर्चा लेकर देख लो, पता चल जाएगा कि किस में कितना दम है। जिस चीज़ अदालत का भी दर खटखटाओगी, फिर रसवाई के सिवा कुछ भी याद नहीं आएगा। मेरा दिल एकदम दहल गया था। मैं मुस्कुराकर बोली, हम्माद, अगर मैं तुम्हारा मुकदमा सबसे बड़ी अदालत में ले चलूं तो वो हंसकर बोला, सुप्रीम कोर्ट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं बोली, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी एक अदालत है, वो तुम्हें तुम्हारे हर काम का पूरा पूरा सिला देगा। अगर कभी फुर्सत मिले तो कुरान पाक को घर की सबसे ऊंची अलमारी से उतार कर पढ़ लेना और तर्जुमा पढ़ना मत भूलना। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर लिया है। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने अपनी नाक से मक्खी उड़ाई थी। हम्माद गुस्से से बोला, अरे चल हट। इतना क्या है कि वो दोनों इस गुरूर के साथ बाहर निकले थे कि मुझे इन पर तरस आ गया था। तरस आना बनता भी था, क्योंकि ये रोब, ये तकब्बुर इंसान को नहीं जचता। इंसान तो अल्लाह के सामने निहायत बेबस मखलूक है। अल्लाह लम्हों में इंसान को घुटनों के बल ला सकता है और मुंह के बल गिरा सकता है। वो दोनों जब चले गए तो मैंने अपनी नौमौलूद बेटी को अपनी गोद में भर लिया। मैंने इसका मुंह चूमकर इसे अपने सीने से लगा दिया और उससे माफ़ी मांगने लगी। मैं कितनी बुरी माँ थी ना, जो कम ज़र्फ लोगों की खातर अपनी बच्ची के मरने की बददुआ कर रही थी। एक दिन अस्पताल में रहकर मैं घर वापस आ चुकी थी। घर मेरा अपना था। अब्बू मरने से पहले अपना घर मेरे नाम कर गए थे, बस इसलिए मुझे दरबदर नहीं होना पड़ा था। मेरा शौहर और सास खुद ही घर छोड़कर चले गए थे। मैं घर आई। नौकर साहिल ने घर को शीशे की तरह चमकाया हुआ था। वो मेरे लिए सूप बनाकर ले आया। साहिल को हम्माद ने ही मुलाजमत पर रखा था। साहिल पिछले 1 साल से हमारे घर में ही काम कर रहा था। वो बहुत ही अच्छा और फर्माबरदार इंसान था। साहिल सूप लेकर आया तो मुझे मेरी बेटी की मुबारकबाद देकर बोला, मैडम, हम्माद साहब नहीं आए क्या? मैं तलख लहजे में बोली, वो अब कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने तीसरी बेटी की पैदाइश पर मुझे तलाक दे दी है। साहिल मेरी बात सुनकर बोला, फिर तो आपको डबल मुबारक हो। आपकी एक बुरे इंसान से जान भी छूट गई, जिसने आपको बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना रखा था। आपको आपके मुकाम से गिरा दिया था।
खैर आप आराम करें, आपको अभी आराम की ज़रूरत है। साहिल के जाने के बाद मैंने सोचा कि ये बेचारा तो एक मुलाजिम ही है, मगर इसकी सोच कितनी आला थी। ज़रूर इसकी तरबियत करने वाली माँ ने इसको एक अच्छा इंसान बनाया था। कुछ दिन मैं बिस्तर पर पड़ी रही। मेरी बड़ी बेटियाँ स्कूल जाती थीं। एक दिन बड़ी बेटी बोली, मामा स्कूल की फ़ीस अभी तक आपने जमा नहीं कराई। मैं परेशान हो गई। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, सुबह तक तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा। नीलम को तसल्ली देकर खुद मैं बेचैन सी हो गई थी। मैंने जल्दी से अलमारी खोलकर अपना पर्स निकाला तो इसमें 100 रुपये का नोट निकला था। मैं आह करके रह गई थी। हमाद बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था। वो हर माह लाखों के हिसाब से कमाता था, मगर इसने कभी मेरे हाथ में खर्च नहीं रखा था। अगर वो मुझे थोड़े बहुत पैसे देता रहता तो आज मेरे पास मेरी सेविंग तो होती। मैंने सोचा कि अपने जेवरात बेचकर चलो अपनी बेटी की स्कूल की फ़ीस अदा होगी। मेरे वालिदैन ने मुझे जेब में अच्छा खासा सोना दिया था। मैंने जल्दी से अपने जेवरात के डब्बे बाहर निकाले। जैसे ही मैंने वो डब्बे खोल कर देखे तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वो तो सब के सब खाली पड़े थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल टूट गया था। मैंने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, ए अल्लाह, आप देख रहे हैं ना, आपके बंदे मुझे किस हाल पर ले आए हैं। मैं बड़ी देर तक बैठी रोती रही और दुआएं करती रही। जब दिल को थोड़ा हौसला हुआ तो मैं उठकर बाहर निकल गई थी। साहिल किचन में खाना बना रहा था। मैं किचन में ही चली गई थी। मैं बोली, साहिल तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो बोला, कहिए क्या कहना है। मैं बोली, मेरी अलमारी से मेरे जेवरात चोरी हो गए। साहिल मेरी बात सुनकर एकदम से बौखला गया था। इसके हाथ से चमचा भी छूटकर नीचे गिर गया था। वो बोला, आपको किस पर शक है। मैं बोली, हमाद पर। तब मुझे साहिल के चेहरे पर एक सुकून सा नज़र आया था। इसका ये सुकून देखकर मैं बेसुकून हो गई थी कि कहीं साहिल नहीं तो इससे आगे मैं कुछ भी सोचकर खुद को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं बोली, साहिल तुम जानते हो कि मेरा शौहर मुझे तलाक देकर चला गया है। मेरा कोई ज़रिया माश भी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे पाऊँगी। साहिल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं आपको इन हालात में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं बोली, तुम यहाँ रहकर क्या कर लोगे। वो बोला, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं कहीं और जॉब कर लूँगा, आपको महीने भर का खर्च देता रहूँगा। तब मैं गुस्से से बोली, साहिल तुम ये सब किस रिश्ते के तहत करोगे। साहिल मेरे रूबरू खड़ा हो गया। इसने मेरी आंखों में आंखें डाल लीं। वो बोला, बीवी बनकर मेरी मुझसे शादी कर लो। मैं तो साहिल की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मुझे तो कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा था। तब मैं बोली, साहिल मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। साहिल बोला, एहसान की बात नहीं है मैडम, मैंने कभी ना कभी तो शादी करनी ही है, तो फिर आप क्यों नहीं। तब वो बोली, क्योंकि मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ और 3 बच्चों की माँ, जबकि तुम एक खूबसूरत और जवान इंसान हो। साहिल बोला, कम खूबसूरत तो आप भी नहीं हैं। मैं साहिल के मुंह से इस किस्म की बात सुनने की तवक्का नहीं कर रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं अजीब हालात से गुजर रही थी। खैर मैंने सोचा कि मैं साहिल को झिड़क दूंगी तो वो अपनी बात से पीछे हट जाएगा, मगर वो तो बहुत ही ज़िद्दी निकला था। बार बार मुझे शादी करने का कहता। एक दिन तो इसने मेरे पाँव ही पकड़ लिए थे। तब मेरे पास वो कोई हल नहीं बचा था। मैंने सोचा कि इसे ऐसा काम कह देती हूँ कि वो कर ही ना सके और शादी के इरादे से बाज आ जाए। मैं बोली, साहिल मैं एक शर्त पर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी कि अगर तुम रोज़ाना मुझे 50,000 रुपये मेरे हाथ में ला कर रख दिया करो। साहिल हैरानगी से मुझे देखता रहा। कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे शादी कर लें। मुझे साहिल से इस बात की तवक्का हरगिज़ नहीं थी, क्योंकि वो तो हमारे घर वक्ती मुलाजम के तौर पर काम करता था। मैं खामोशी से वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि साहिल ने ये सब जज्बात में आकर कहा होगा। शाम तक मैं अपने कमरे में ही बैठी रही थी। तब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने साहिल खड़ा था। वो बड़ा निखरा निखरा सा लग रहा था। मुझे देखकर बोला, मानो मैं मौलवी साहब और गवाहान को ले आया हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया और साफ़ सुथरा लिबास पहन लिया था।
मैंने सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। मैं जैसे ही बाहर निकली, मौलवी साहब ने हमारा निकाह पढ़ा दिया। साहिल बाहर से ही खाना ले आया था। इसने सबको खाना खिलाया और रुखसत कर दिया। मेरी तीनों बेटियां सो रही थीं, जबकि मैं बाहर लॉन्च में बैठी थी। साहिल मेरे पास बैठ गया। वो बोला, बानो, तुम्हें हासिल करके ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। अब मुझे किसी और चीज़ की तमन्ना ही नहीं रही। मुझे साहिल की इन बातों पर हंसी आ गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। साहिल ने खुद को एक वफादार मुलाजिम साबित करने की कोशिश की थी, वो कुछ भी नहीं। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर के बाद साहिल मेरे लिए खाना ले आया था। साहिल बोला, बानो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। मुझे साहिल की ये बातें अच्छी नहीं लग रही थीं, इसलिए मैंने इसे झिड़क दिया और बोली, साहिल, तुम उठकर बाहर चले जाओ। जब तक तुम मेरी शर्त पर पूरा नहीं उतरोगे, मैं तुम्हें अपना शौहर तस्लीम नहीं करूँगी। साहिल एकदम गुस्सा गया था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठ गया था। अपने मामूल के काम निपटा कर मेरे पास आया और बोला, बानो, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करने जा रहा हूँ, मेरे हक में दुआ करना। मैंने सर हिला दिया तो वो बाहर निकल गया था। मैं जानती थी कि साल ये शर्त पूरी नहीं कर पाएगा। एक ना एक दिन वो ज़रूर छोड़कर भाग जाएगा। मेरी बेटियां स्कूल जा चुकी थीं, जबकि छोटी बेटी थोड़ी देर के लिए जागती और फिर दूध पीकर सो जाती थी। ऐसे में मुझे घर काट खाने को दौड़ रहा था। मुझे रह रहकर साहिल का ख्याल आ रहा था, क्योंकि वो पिछले एक बरस से मेरे घर में मुलाजमत कर रहा था। इसके होने से बहुत तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। अब तो मैं बार बार उठकर गेट लॉक चेक कर रही थी। दोपहर का खाना मुझे खुद ही बनाना पड़ा था। साहिल रात 10 बजे के करीब घर वापस आ गया था। वो बहुत थका हुआ था। इसकी बहुत अजीब सी हालत थी, ऐसी हालत कि मैं इसे देखकर डर सी गई थी। इसने आते ही 50,000 रुपये मेरे हाथ में थमा दिए थे। पैसों को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैं बोली, ये कहाँ से लाए हो? वो बोला, बानो, मैं पैसे ले आया हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? मैं चुप कर गई। सुबह घर जाने से पहले वो मुझे बता कर गया था। मुझे यही लगा था कि ज़रूर साहिल ने पैसे किसी से कर्ज के तौर पर लिए होंगे। आज भी और रात 10 बजे के करीब ही लौटा था। मगर अफसोस की बात यह कि आज भी इसका बहुत बुरा हाल था। यूं करते कराते एक हफ्ता गुजर चुका था। इसने 7 दिनों में मेरे हाथ में 3.5 लाख रुपए रख दिए थे। साल के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे? मैं जानना चाहती थी कि इतना कर्ज तो कोई इसको दे ही नहीं सकता। एक गरीब आदमी को कोई 1,000 रुपये देने से डरता है, फिर 3.5 लाख रुपये। मैं साहिल पर शक नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे अंदर कुछ खटक गया था। साहिल किसी गलत एक्टिविटी में भी मुलव्वस हो सकता था, और ये भी हो सकता था कि मेरा जेवर हम्माद ने नहीं बल्कि साहिल ने चुराया हो, जिसे वो बेचकर मुझे इसके पैसे लाकर दे रहा हो। मेरे अंदर सवालात की बौछार हो चुकी थी। ज़िंदगी से नफ़रत महसूस हो रही थी। मैं ये सोच सोच कर थक चुकी थी कि अगर साहिल क्रिप्ट निकला तो मैं क्या करूँगी, मेरा क्या बनेगा। इस बात पर मैं उदास हो गई थी। मैं ऐसा क्यों सोच रही थी कि साहिल के बगैर मेरा कुछ नहीं बचेगा। इसका एक ही जवाब था कि मैं इसे पसंद करने लगी थी। क्यों? इस क्योंकि के बहुत से जवाबात थे, मगर फ़िलहाल मैं इसकी असलियत जानना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल साहिल का पीछा करूंगी। मैं देखूं तो सही कि वो ऐसा क्या करता है कि हर रोज़ 50,000 रुपये मेरे हाथ में लाकर थमा देता है। सुबह मैं बच्चों को स्कूल भेजकर फारग हुई थी। जैसे ही साहिल मुझे बताकर घर से निकला, मैं भी इसके पीछे ही चल पड़ी थी। आज इसने बेनकाब होना था, इसलिए मेरा दिल बड़ी बुरी तरह से धड़क रहा था। घर से निकलने के बाद वो 10 मिनट तक पैदल ही चलता रहा था। फिर बस स्टॉप पर जाकर खड़ा हो गया। वहाँ पर एक बड़ी सी काली गाड़ी आई थी। साहिल इस गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गया था। साहिल की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो मुलाजम तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैंने दिल में सोचा, क्या ही हो कि ये गाड़ी साहिल की अपनी होती तो वो कितना जचता था। खैर, मैंने इन तमाम ख्यालात को झटक दिया और एक रिक्शे को रोककर साहिल का पीछा करने को कहा था। साहिल आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। आखिरकार
वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सामने जाकर रुक गया। वो बिल्डिंग में दाखिल हो गया तो माजी की झलक मेरे सामने खुल सी गई थी। शादी से पहले मैं एक बार इस कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी और मेरा इंटरव्यू 3 मर्द हजरात ने लिया था और तीनों ने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि मेरे पास अच्छी डिग्री भी मौजूद थी। खैर, फिर साहिल के इस ऑफिस में दाखिल होना मुझे चौंका सा गया था। मैं अपनी छोटी बेटी को बगल में दबाए ऑफिस में दाखिल हो गई थी। मैंने देखा कि साहिल एक कमरे में दाखिल हो गया है। मैंने सिक्योरिटी वालों से नज़र बचाकर इस कमरे में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे देख लिया था। इसने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं भागकर इस कमरे में दाखिल हो गई जहाँ कुछ देर पहले साहिल दाखिल हुआ था। जैसे ही कमरे में मैं दाखिल हुई तो साहिल मुझे देखकर चूक गया था। मेरे पीछे ही रिसेप्शनिस्ट लड़के भी दाखिल हो गई थी। वो बोली, बॉस, मैंने इस लड़की को रोकने की बहुत कोशिश की मगर इसने मेरी एक ना सुनी। साहिल ने से हाथ से इशारे से बाहर जाने को कहा। तब मैं बोली, साहिल, तुम इसके बॉस हो क्या? वो बोला, बैठ जाओ, इतनी गर्मी में छोटी बच्ची को घर से लेकर क्यों निकली हो? इसको पीछे सोफे पर लटा दो। वो मुझे ऐसे हदायत दे रहा था जैसे मेरी बेटी का सच में वही बाप हो। मैंने उसे लौटा दिया और उसने मुझे गिलास भर कर पानी का दिया था। वो बहुत केयरिंग था, हमेशा की तरह मैंने पानी नहीं पिया था। मैं बोली, साहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराकर बोला, बानो, तुम्हें याद है क्या? आज से 5 साल पहले तुम इस ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। 3 लोगों ने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था मगर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। इन 3 मर्द हजरात में एक मैं भी था। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा कि मुझे तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई। मैंने घर जाकर अपनी वालदा से तुम्हारी बात की थी। उन्होंने मुझसे तुम्हारी सारी मालूमात ले ली थी क्योंकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में तमाम मालूमात मौजूद थी। अम्मी ने ये कहकर तुम्हें मुस्तरद कर दिया था कि तुम हमारे बराबर के घराने से ताल्लुक़ नहीं रखती। अम्मी को लगा कि तुम हमारी फैमिली में जजोगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, तुम भी यहाँ हो और मैं भी वक़्त आने पर अम्मी को रजामंद कर ही लूँगा। यूं ही 3 माह का अरसा बीत गया। एक दिन मैंने सोचा कि तुम्हारी एक झलक देख लूं और फिर दोबारा से अम्मी को मनाने की कोशिश करूंगा मगर मुझ पर बिजली तब गिरी जब मालूम हुआ कि तुम्हारी तो शादी एक हफ्ता पहले ही हो गई थी। कहते हैं ना कि चीज़ को खो देने के बाद इसकी कदर होती है। मैंने तुम्हें खो दिया था इसलिए तुम्हारे हिजर में पागल हो गया था। हालांकि मैं तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था। मैंने तो कभी इस तरह की छिछोरी हरकतें नहीं की थीं। मैंने अब्बू को ऑफिस जाना छोड़ दिया था, हर चीज़ से कट गया था। अब्बू ने मेरी इस हालत के पेश नज़र मुझे अमेरिका भिजवा दिया था। वहाँ मैंने वक़्त गुजारी के लिए बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्तियाँ की। मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें भूल चुका हूँ मगर जैसे ही पाकिस्तान वापस आया मुझे तुम फिर से याद आने लगी थी। मैंने सोचा कि अब बार तुम्हें करीब से देख लूं तो शायद तुमसे बेजार आ जाऊं। इसलिए मैंने तुम्हारे घर में मुलाजमत के तौर पर काम शुरू कर दिया। मगर बानो, मैं तुम्हें जीतना चाहता हूं। इतना ही तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होता गया। तुम हसीन थी, बावकार थी। मैं जानता हूं कि हमाद की गैर मौजूदगी में इसके कई दोस्तों ने तुम्हारी तारीफ़ कर दी, तुम्हें अपने जानब करने की कोशिश की मगर तुम अपने शोहर की वफादार ही रही। तुम्हारा ये किरदार मुझे तुम्हारा सिर कर गया था। मैंने अपने वालिदैन से रब्ता ख़त्म कर लिया था। मैंने अपनी वालदा को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई क्योंकि इनकी वजह से तुम मुझसे दूर हुई थी ना। फिर तुम्हारी तलाक हो गई तो लगा कि मेरे हक़ में करों का ख़जाना आ गया। तुमसे शादी की तो तुमने अनोखी शर्त रख दी, इसलिए मुझे अबू का बिज़नेस फिर से ज्वाइन करना पड़ा। और फिर मुझे मालूम हुआ कि वो तो सब कुछ मेरे नाम मुंतकिल कर चुके हैं। मैं साहिल की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मैं तो कभी जान ही नहीं पाई थी कि कोई मुझसे शिद्दत से मोहब्बत करता है। हामिद ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मेरा जी चाहता था कि मैं इसे पीट डालूं मगर तुम्हारी खातर चुप रहा। तुम जानती हो कि हमाद को इसकी कंपनी ने फ्रॉड के केस में जेल भिजवा दिया है। इसे 10 साल की कैद हुई है। इसकी वालदा ने अपनी तमाम तर पूंजी हमाद के लिए वकील करने में खर्च कर दी पर कोई वकील इसे सज़ा से ना बचा सका। अब हम हमाद की वालदा
एक ओल्ड होम में चली गई है। ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अल्लाह की लाठी सच में बेआवाज़ होती है। साहिल मुझे और मेरी बच्चों को अपने साथ घर ले गया, जहाँ इनको दादा दादी और बाप का प्यार मिला। मुझे मेरे शौहर से इज़्ज़त और कदर, प्यार और मान मिला, जो मान मुझे कभी भी हमाद ना दे सका था। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।